Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students, welcome to lecture number 8 of Biology Preparation for PMC National MD-CAT 2021. And today, we are going to discuss carbohydrates from unit number 2, that is biological molecules. This topic will remain continue in next lecture, so, let's begin the today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 8 of biology for the preparation of PMC National MD-CAT 2021. आपको याद होगा कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर PMC नेशनल MD-CAT 2021 के सिलसिले में जो सेकंड यूनिट है हमारे सिलेबस का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके हवाले से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें आपने देखा था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर भी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो आज के लेक्चर में हम इससे आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस यूनिट के अंदर मज़ीद जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर गिवन हैं, उनमें से आज जिन टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं, जो हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनमें आप सबसे पहले देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। अभी आपको ओवरऑल जो हमारे बॉडीज़ के अंदर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उनकी आपको एक डिटेल शो की जाएगी, उनकी आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, और उनके अंदर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे फ्रॉम एलिमेंटल कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू कि एलिमेंटल कंपोजिशन उनमें किस तरह से डिफर करती है, और इसके हवाले से जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा हमने आज के लेक्चर में कवर करना है केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो पहला ग्रुप है ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट, उसको हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट नहीं होगा टॉपिक, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ पोर्शन हम यहाँ आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट शामिल है। इसके अलावा अक्रेंस एंड रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन लिविंग बींग्स। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, और ये जो क्लासिफिकेशन है इसके मुताबिक आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो इन तीनों की हम एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज को भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, और ये देखेंगे कि ये तीनों टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट किस तरह से डिफर करते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो फिर आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल के साथ इन कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह मोनोसेक्राइड्स की फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन को भी शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि मोनोसेक्राइड्स में आइसोमेरिज्म को भी इंक्लूड करें। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इस टॉपिक को भी आज के लेक्चर में शामिल किया जाएगा। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं, उनमें एक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की अगर आप एलिमेंटल कंपोजिशन देखें तो आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बुनियादी तौर पर ये 3 एलिमेंट्स आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिलते हैं। अगरचे किसी कार्बोहाइड्रेट में इन 3 के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ दीज 3 काइंड ऑफ एलिमेंट्स, बल्कि कुछ कार्बोहाइड्रेट में आपको इसके अलावा कोई और चौथा एलिमेंट भी मिल सकता है, लेकिन वो कोई भी और एलिमेंट वो चूँकि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से हम उस किसी भी और एलिमेंट को कार्बोहाइड्रेट का करेक्टरिस्टिक एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो वेन एवर कार्बोहाइड्रेट्स आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंटल कंपोजिशन, तो यूजुअली वी से दैट carbohydrates are the compounds of
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसी तरह से अगर हम लिपिड्स को देखें, दूसरा जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का ग्रुप हमने डिस्कस करना है हमारे बॉडीज में, जो सेकंड ग्रुप ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का पाया जाता है वो है लिपिड्स। लिपिड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह आपको नजर आ रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी आपको ऐसा ही बताया। तो फिर ये लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट से किस तरह से डिफरेंट हैं, यहां पर भी आपने वो बात जरूर याद रखनी है कि किसी लिपिड के अंदर हो सकता है कि इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कोई फोर्थ एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, लेकिन वो फोर्थ एलिमेंट अगेन तमाम लिपिड्स में चूंकि यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होगा, इस वजह से हम उस एलिमेंट को लिपिड का कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो लिपिड्स आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन फिर हम लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो दरअसल कार्बोहाइड्रेट्स में ये तीन एलिमेंट्स आमतौर पर, अभी आप आगे चलकर डिटेल में देखेंगे कि ये तीन एलिमेंट्स आमतौर पर 1:2:1 में मौजूद होते हैं, 1:2:1 में। यानी आपको जो अमाउंट कार्बन का मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली वही अमाउंट ऑक्सीजन का मिलता है, और हाइड्रोजन इनसे आमतौर पर डबल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ये तीन एलिमेंट्स 1:2:1 में मौजूद हैं। तो लेकिन लिपिड्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, लिपिड्स में ऐसा हरगिज नहीं होगा। लिपिड्स में अगरचे ये तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनका जो प्रोपोर्शन है वो इस तरह का नहीं होता। आमतौर पर लिपिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी। और इसके मुकाबले में ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरी लो कंसंट्रेशन। आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर जनरली फाउंड इन 1:2:1, बट इन लिपिड्स द कार्बन और एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, whereas oxygen is present in very low concentration। मिसाल के तौर पर यहाँ एक और एग्जांपल हम कोट करते हैं, C57H110NO6। तो आप देखिए कि ये एक सिंपल लिपिड है, इसका नेम है ट्राइस्टीरिन। ट्राइस्टीरिन इज अ सिंपल लिपिड। ट्राइस्टीरिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखकर आपको अंदाजा हो रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन ये बहुत ज्यादा मौजूद हैं, और जबकि ऑक्सीजन इनके मुकाबले में बहुत कम मौजूद है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखिएगा कि लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल कंसंट्रेशन में, ऐसा हरगिज नहीं कहा मैंने, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन हाई कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ही कम कंसंट्रेशन में मौजूद है। तो इस तरह की अगर स्पेसिफिकेशन आपको नजर आए तो ये आप समझ लीजिए कि ये लिपिड होगा, और अगर ये स्पेसिफिकेशन नजर आती है तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा। मिसाल के तौर पर आपको कोई भी इस तरह से XYZ कोई कंपाउंड दिखाया जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हम ये कहते हैं कि C30H60O30। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि C30H60O30 it belongs which of the following group of organic biomolecules, carbohydrate या lipid या both of them या none of them। तो आप इस फार्मूले को देखकर फौरन से ये पहचान जाएंगे कि it must be the carbohydrate, या एटलीस्ट ये कंपैरेटिवली देखा जाए तो लिपिड्स तो हरगिज नहीं हो सकता, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। इट मे बी ए कार्बोहाइड्रेट, मस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरा कंपाउंड हो। अभी आपको आगे चलकर नजर आएगा कि कुछ दूसरे कंपाउंड्स जो हकीकत में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते वो भी इस तरह की सिचुएशन शो करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है। ये नहीं कहना चाहिए कि इट मस्ट बी द कार्बोहाइड्रेट, इट मे बी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मे बी, मस्ट बी में और मे बी में बड़ा फर्क है, ठीक है। इंग्लिश
जो बच्चे बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मस्ट बी से यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस आ रही है कि ये कार्बोहाइड्रेट ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन मे बी में थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है कि ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है और कोई दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि सम टाइम कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और कंपाउंड में भी ये सिचुएशन मौजूद हो सकती है। वो आगे चलकर अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। बहरहाल अगर हम इन दो को कंपेयर करें तो इन दो के कंपैरिजन में हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लिपिड तो हरगिज नहीं हो सकता, इट मे बी अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, लेकिन अगर ये इस तरह की सिचुएशन नहीं शो की हुई, जैसे आपको ये इस तरह की सिचुएशन दिखाई है कि ऑक्सीजन की बहुत कम कंसेंट्रेशन शो की हुई है और कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा दिखाए हुए हैं, तो वो लाजमी तौर पर लिपिड होगा, फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। इसके अलावा तीसरा जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का ग्रुप हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है वो है प्रोटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। और आपको याद होगा कि हमने वो जो प्रोपोर्शंस पढ़े थे डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के, उन प्रोपोर्शंस में प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। जब हम बात करते हैं ना कि व्हाट इज मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, तो फिर तो वाटर को मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है, लेकिन वाटर एक इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है ना, तो इस वजह से जब आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल तो फिर आपने वाटर को कंसिडर नहीं करना। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इज प्रोटीन। तो प्रोटीन की एलिमेंटल कंपोजिशन में आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स की तरह आपको यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको प्रोटीन्स के अंदर इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी लाजमी मिलेगा। नाइट्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्रोटीन। Sometime proteins may also contain sulfur, but again sulfur is not the characteristic component, characteristic element of the protein. आप सल्फर को इसका characteristic element नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तमाम प्रोटीन्स का पार्ट नहीं है, ये कुछ प्रोटीन्स में मौजूद हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको ये चार एलिमेंट्स आपको प्रोटीन के अंदर जरूर मिलेंगे। मिसाल के तौर पर सवाल ये पूछा जाता है कि which of the following compound consist of which of the following compound must consist of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, और उसमें ऑप्शंस दिए हुए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड नन ऑफ देम। तो आप फौरन से यहाँ पर प्रोटीन पिक करेंगे क्योंकि ये चार एलिमेंट ये लाजमी तौर पर आपको प्रोटीन्स में मिलेंगे। लेकिन ये नाइट्रोजन आपको ये कार्बोहाइड्रेट की किसी कंजुगेटेड फॉर्म में मौजूद नज़र आ सकता है, लिपिड की किसी कंजुगेटेड फॉर्म में नाइट्रोजन मिल सकता है, लेकिन नाइट्रोजन इनका कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट नहीं है, वहाँ पर ये मस्ट बी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रोटीन्स में नाइट्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। और जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रोटीन्स के अंदर सल्फर भी मौजूद है, तो इस बात को भी ध्यान में ज़रूर रखना है क्योंकि अभी हम अगले बायोमॉलिक्यूल्स के साथ जब कंपेयर करेंगे प्रोटीन को तो वहाँ पर ये सल्फर वाली स्पेसिफिकेशन का जिक्र आएगा। तो आप देखिए कि ये जो तीन बायोमॉलिक्यूल्स थे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, उसके बाद जो फोर्थ मेजर ग्रुप है बायोमॉलिक्यूल्स का हमारे बॉडी के अंदर वो है न्यूक्लिक एसिड। जी, तो न्यूक्लिक एसिड्स जिनको आप जानते हैं डीएनए और आरएनए की फॉर्म में, एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म डीएनए और दूसरी फॉर्म आरएनए, और ये दोनों दरअसल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी जरूर कंटेन करते हैं। यहाँ पर ये फास्फोरस इनका कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर सवाल ये पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फास्फोरस मस्ट बी प्रेजेंट, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस मस्ट बी प्रेजेंट। मे बी प्रेजेंट की बात होती तो शायद किसी और कंपाउंड में भी फास्फोरस आपको मिल जाए कंजुगेटेड स्टेट में, लेकिन आपने याद रखना है कि फास्फोरस ये न्यूक्लिक एसिड्स के लिए लाजमी कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये लाजमी इनके अंदर मौजूद होता है। तो अब अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि अ कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, या जैसे सवाल यूं पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, which of the following compound consist of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, और ऑप्शंस दिए हुए, एक ऑप्शन आपके पास
प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड, और तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो जब सवाल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जिक्र हो रहा है और बाकी किसी और चीज का जिक्र नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये चारों एलिमेंट प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट हैं, न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट हैं। तो इस वजह से यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ देम। लेकिन अगर यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज किया जाए कि विच सम टाइम ऑल्सो कंटेन सल्फर, तो फिर ये न्यूक्लिक एसिड वाला ऑप्शन स्किप हो जाएगा, फिर प्रोटीन वाला ऑप्शन आएगा। और अगर ये कहा जाए कि विच सम टाइम कंटेन फॉस्फोरस, तो फिर क्या आप न्यूक्लिक एसिड को पिक करेंगे? नो, फिर आपने न्यूक्लिक एसिड को पिक नहीं करना, क्योंकि सम टाइम फॉस्फोरस कहा जा रहा है। फिर आप नन ऑफ देम की तरफ जाएंगे, क्योंकि फॉस्फोरस तो न्यूक्लिक एसिड में लाजमी मौजूद होता है ना। तो सम टाइम फॉस्फोरस अगर कहा जा रहा है, तो फिर आप न्यूक्लिक एसिड भी पिक नहीं करेंगे और प्रोटीन भी पिक नहीं करेंगे, नन ऑफ देम की तरफ आप जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये एलिमेंटल कंपोजिशन को इन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कंपेयर करते हुए ये बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट्स देखे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। जी बेटा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स आपको बताया, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक। कार्बोहाइड्रेट आपको ये इल्म होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर इनका प्रोपोर्शन कितना है। आपको जो मैंने शुरू में इस यूनिट का पहला लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको इनकी एलिमेंटल कंपोजिशन, उसमें मैंने आपको इनकी कंसर्नेशन बताई थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट कितना होता है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये तकरीबन कोई 3 to 4% के करीब मौजूद है, यानी 3% ये आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे और 4% आपको कार्बोहाइड्रेट्स यूकैरियोट्स के अंदर मिलेंगे, यानी मैमल्स के अंदर मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शन आपने याद रखना है कि प्रोपोर्शनली कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट हमारे पूरी बॉडी में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये बहुत कम अमाउंट में मौजूद हैं, बट दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इनकी इंपॉर्टेंस को भी हम यहाँ पर अभी हाईलाइट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इनकी केमिकल नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, ज़रा देखिए। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स, इसका जो लिटरल मीनिंग है ना, यानी वर्ड कार्बोहाइड्रेट, इसका लिटरल मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट वर्ड, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक कार्बन, ठीक है, और दूसरा हाइड्रेट, यानी इसका मीनिंग निकलता है हाइड्रेटेड कार्बन्स, या दूसरे लफ्जों में इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स कहा जाता है। और ये जो हाइड्रेट वर्ड है, हाइड्रेट वर्ड एक्चुअली इट ड्राइव्स फ्रॉम हाइड्रो, और हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब है वाटर। टर्म हाइड्रो इज यूज फॉर वाटर। तो अब आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लिटरली हाइड्रेटेड कार्बन कह रहे हैं, तो हाइड्रेटेड कार्बन कहने का मकसद क्या है, क्यों कह रहे हैं? दरअसल आप अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को देखें, मिसाल के तौर पर ये C6H12O6, दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज। और दूसरी तरफ आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, C12H22O11 एंड दिस इज सुक्रोज। तो आप इन दोनों को जरा गौर कीजिए। तो यहां पर आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स दोनों कंपाउंड्स में नजर आ रहे हैं, और इन दोनों कंपाउंड्स में स्पेशली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन आपको नजर आ रहा है वो एग्जैक्टली 2:1 के अंदर है, एग्जैक्टली 2:1 में। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन वाटर के अंदर होता है, यानी वाटर में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं, 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशो यहां पर क्या पाया जा रहा है? 2:1। तो बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो चूंकि 2:1 नजर आ रहा है, तो इस वजह से इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स कहा जा रहा है। यानी ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन वाटर के साथ एसोसिएट हो गया है। हाइड्रेटेड कार्बन से यहां पर मतलब क्या निकल रहा है कि कार्बन विच इज एसोसिएटेड विद वाटर। मिसाल के तौर पर अगर हम इस वाटर के साथ एक कार्बन यूं एसोसिएट कर दें तो ये हाइड्रेटेड कार्बन कहलाएगा। दिस कार्बन नाउ इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कार्बन। तो जैसे आपको ग्लूकोज के अंदर देखिए क्या नजर आ रहा है, हाउ मेनी कार्बन्स आर एसोसिएटेड विद हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे यूं पूछा जाए कि इन ग्लूकोज
हाउ मेनी कार्बन्स आर एसोसिएटेड विद हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, तो आप देखिए यहां पर गेस कर सकते हैं कि 6 कार्बन्स आर एसोसिएटेड विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल इसी तरह से ये सवाल अगर आपसे सुक्रोज के मुतालिक पूछा जाए कि यहां पर कितने कार्बन्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो यहां पर एक्चुअली 12 कार्बन्स 11 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तब जाकर ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी इस तरह का फार्मूला शो करके आपसे यूं पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कार्बन्स आर एसोसिएटेड विद हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपको यहां पर देखिए हाइड्रेटेड कार्बन का जो मीनिंग नजर आ रहा है कि अ कार्बन विच इज एसोसिएटेड विद वाटर। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का रीजन क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स को दरअसल इस तरह से डिफाइन करने का रीजन ये था कि कार्बोहाइड्रेट में दरअसल ये जो 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनमें चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन they are present in the same ratio as they are present in water, तो therefore they are called as hydrated carbons। ठीक है, तो आप इसको देखिए केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करते हुए इसके लिटरल मीनिंग के लिहाज से इसको आप डिफाइन करेंगे, तो ये वर्डिंग आपने यूज करनी है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। So according to their literal meaning, any compound which consists of carbon, hydrogen and oxygen, and in which hydrogen and oxygen are present in the same ratio as they are present in water, or in other words, carbohydrates are the compounds in which carbons are associated with water। तो ये इनके लिटरल मीनिंग के लिहाज से इनकी केमिकल डेफिनेशन है। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन को अब जनरली रिजेक्ट किया जाता है। अब आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए इस डेफिनेशन को करेक्टरिस्टिक डेफिनेशन नहीं माना जाता। ठीक है, अगरचे ये बात कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक गलत नहीं है, कीप इन योर माइंड, यहाँ पर केयरफुल रहिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये जो अभी बात हमने कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक की है ये गलत नहीं है, बट ये जो कंसेप्ट है कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन वाटर के साथ एसोसिएटेड है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर दोस कंपाउंड्स इन विच कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज दे आर प्रेजेंट इन वाटर। तो अब इस बात को हम करेक्टरिस्टिक डेफिनेशन नहीं मानते। बात गलत नहीं है, फिर मैं आपको जोर देकर कह रहा हूं कि दिस इज नॉट इनकरेक्ट आइडिया अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट द करेक्टरिस्टिक डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। व्हाई? बिकॉज कुछ कंपाउंड्स दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो भी इस तरह की सिचुएशन शो कर रहे होते हैं, वो हकीकत में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर वो कंपाउंड जो इस तरह की करेक्टरिस्टिक शो करता हो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को अब आजकल कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक केमिकल डेफिनेशन है उसमें आपने यहाँ पर उसको सजेस्ट करना है कि वो करेक्टरिस्टिक केमिकल डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इससे पहले कि हम वो करेक्टरिस्टिक केमिकल डेफिनेशन यहाँ पे लें, यहाँ पर आपको जैसे मैंने ये एग्जांपल्स दी, एक तो ग्लूकोज की मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको दे दी है, ठीक है, और इसी तरह से मैंने आपको सुक्रोज की एग्जांपल भी दे दी है। तो यहाँ पर आपको ये 2:1 में हाइड्रोजन और कार्बन्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे हैं 2:1 में। लेकिन मैंने जैसे भी आपको बताया कि ये कंफ्यूजन आपको दूसरे कंपाउंड्स में भी दिखाई देगी, कोई और कंपाउंड भी इस तरह की सिचुएशन शो कर सकता है और वो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली नहीं होता। तो इस वजह से ये डेफिनेशन हम करेक्टरिस्टिक डेफिनेशन नहीं मान रहे, तो उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। उन कंफ्यूजन्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप जानते हैं ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, और अगर आप इस ऑर्गेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अंदर मौजूद है। यानी ये भी एक ऐसा कंपाउंड है विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज दे आर प्रेजेंट इन वाटर। या फिर इसमें हम यूं कह सकते हैं कि इन दिस कंपाउंड 2 कार्बन एटम्स आर एसोसिएटेड विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर कंफ्यूजन अराइज हो रही है कि क्या ये कंपाउंड फिर कार्बोहाइड्रेट है अगर ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? तो एक्चुअली दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये एक एसिडिक कंपाउंड है, एसिटिक एसिड। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर मुलाहिजा करें तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप,
और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो भी आगे चलकर आपको नजर आएंगे, वो असल में अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स होंगे। इनमें ये इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में हरगिज नहीं होता। तो कार्बोहाइड्रेट, तो एसिटिक एसिड चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेन कर रहा है, इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगरचे ये इस तरह की डेफिनेशन जरूर इंडिकेट कर रहा है, इस तरह की प्रॉपर्टी जरूर इंडिकेट कर रहा है, लेकिन चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, देयरफॉर इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट और इसको हम ऑर्गेनिक एसिड मानते हैं। बिल्कुल इसी तरह की एक और एग्जांपल आपके सामने है लैक्टिक एसिड की। तो यहां पर भी अगर आप देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो एग्जैक्टली वही रेशो है जिस रेशो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर अगेन आप इसका लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर मुलाहिजा करें तो लैक्टिक एसिड में आपको दिखाई देगा कि लैक्टिक एसिड में भी इसी तरह से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखाई दे रहा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मैंने जैसे कि आपको बताया है ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से इसको भी दरअसल ऑर्गेनिक एसिड में शुमार किया जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की तरह कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे होते हैं कि वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं और उनके अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो वही होता है जिस रेशो में ये दोनों एलिमेंट वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। यानी वहाँ पर भी ये सिचुएशन नज़र आती है कि कार्बन इज एसोसिएटेड विद वाटर, यानी वो भी हाइड्रेटेड कार्बन्स दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो इसी वजह से हम इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू डिफाइन द केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर चाहिए एक ओल्ड कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन इसको हम अब कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन नहीं मानेंगे। अच्छा, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आजकल कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए, इसकी केमिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए जो वर्डिंग यूज की जाती है उसके मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यानी कार्बोहाइड्रेट्स कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड टाइप के कंपाउंड्स होंगे और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है देन इट मस्ट बी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और अगर कोई कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी नहीं है तो फिर वो लाजमी तौर पर इनका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव का क्या मतलब है? डेरिवेटिव का मतलब है कि कोई ऐसा कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से ड्राइव हो, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की कंडेंसेशन से फॉर्म हो, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की कंडेंसेशन से फॉर्म हो। तो इस तरह के जो ड्राइव्ड कंपाउंड्स होंगे जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से ड्राइव हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से ड्राइव हो, उन कंपाउंड्स को, डेरिवेटिव कंपाउंड्स को भी कार्बोहाइड्रेट में शामिल किया जाएगा। अब देखो इस डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर ये जो केमिकल टर्म्स हमने यूज किए हैं इसको डिफाइन करने के लिए कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, इसका मतलब क्या है इसको जरा हमने अंडरस्टैंड करना है। एक एक वर्ड के ऊपर जरा गौर करना आपने। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कार्बन चेन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स अटैच हो जाएं तो उस कार्बन चेन को, उस कंपाउंड को आप पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कह सकते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछले भी किसी लेक्चर के अंदर ये कहा था कि बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कुछ प्रीफिक्सेस और कुछ सफिक्सेस यूज होते हैं और डिफरेंट टर्म्स के अंदर उनका मीनिंग डिफरेंट हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये पॉली वर्ड, इसका बुनियादी तौर पर मीनिंग होता है मैनी। पॉली का मतलब है मैनी, लेकिन डिफरेंट टर्म्स के अंदर जब पॉली वर्ड यूज होगा तो इस मैनी की जो रेंज होगी वो डिफर करेगी। मिसाल के तौर पर यहां पर पॉलीहाइड्रोक्सी टर्म के अंदर पॉली का मतलब है मोर देन वन। पॉली का क्या मतलब है? मोर देन वन। लेकिन अभी आप आगे चलकर पॉली सेक्राइड्स पढ़ेंगे। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है, वहां पर पॉली का मतलब मोर देन वन नहीं होगा, वहां पर आप देखेंगे मोर देन 10 होगा। तो आपने ये केयरफुल रहना है कि ये जो मुख्तलिफ इस तरह के प्रीफिक्सेस यूज हो रहे होते हैं या सफिक्सेस बाज टर्म्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं, उनका मीनिंग डिफरेंट टर्म्स के अंदर थोड़ा सा डिफर कर रहा होता है समटाइम। जैसे इसकी एक एग्जांपल आपके सामने ये पॉली की है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी के अंदर पॉली रेफर्स टू, अगर आपसे ये किसी MCQ में पूछा जाए कि इन पॉलीहाइड्रोक्सी टर्म द वर्ड पॉली रेफर्स टू मोर देन वन या मोर देन 2 या मोर देन 10, इस तरह से करके ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने याद रखना है कि मोर देन 1 इसका मीनिंग है।
अंडरस्टैंड। तो अब देखो कि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड किसे कहेंगे, तो आप याद रखो बच्चों के पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहा जा सकता है जिसके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हों। हाइड्रोक्सी ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप के लिए ये टर्म यूज की जाती है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये एक और किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप whenever it is present in more than one number on a carbon chain, that carbon chain can be called as polyhydroxy compound, ठीक है। तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी स्टेट आपको इस कंपाउंड में दिखाई दे रही है। व्हाट अबाउट अल्डिहाइड? जब हम बात अल्डिहाइड की करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, यकीनन आपने ये चीज पढ़ी होगी अल्डिहाइड की। तो अल्डिहाइड क्या होता है? अल्डिहाइड दरअसल एक और फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड दरअसल ये कार्बोनाइल की एक फॉर्म है। कार्बोनाइल, देखो कार्बोनाइल किसे कहते हैं? कार्बोनाइल एक्चुअली कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो और इस कार्बन की दो साइड पर कुछ और मौजूद हो, तो आप इस कार्बोनाइल को, आप इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहेंगे। व्हाट इज कार्बोनाइल? तो कार्बोनाइल ये बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोनाइल ग्रुप इज डेजिग्नेटेड बाय अ कार्बन विद डबल बॉन्ड, कार्बन विद ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन लिंक्ड विद ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप आप देख रहे हैं ना, जब ये किसी कार्बन चेन की टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो तब इस कार्बोनाइल को अल्डिहाइड कहेंगे। आप देख रहे हो ये टर्मिनल पोजीशन, ये जो कार्बन है इस वक्त इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और इस कार्बन ने एक बॉन्ड अपना इस चेन के साथ फॉर्म किया हुआ है और दूसरा जो बॉन्ड था वो यूटिलाइज हो गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इस तरह से अब ये जो ग्रुप आपके सामने बना, नाउ दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्डिहाइड। तो व्हाट इज अल्डिहाइड? आपने कहना है कार्बोनाइल विच इज सिचुएटेड एट टर्मिनल पोजीशन ऑफ कार्बन चेन। ये टर्मिनल पोजीशन ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ये टर्मिनल पोजीशन डाउनवर्ड भी हो सकती है। बहरहाल ये टर्मिनल पोजीशन पर अगर कार्बोनाइल सिचुएटेड है तो सच अ कार्बोनाइल इज नोन एज अल्डिहाइड। लेकिन आप देखिए कि इस कंपाउंड में ऑलरेडी आपको मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी स्टेट पॉइंट आउट की है कि ये कंपाउंड जो एक से ज्यादा OH ग्रुप कंटेन करता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, और साथ इसमें अब अल्डिहाइड भी इंक्लूड हो गया है, तो इस कंपाउंड को कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे फिर? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। नाउ दिस कंपाउंड कैन बी कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो आप देखो कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो इस तरह की नेचर रखते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक अल्डिहाइड ग्रुप होगा और वो टर्मिनल पोजीशन पर बनेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट की केमिकल नेचर है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा ना हो तो फिर वो कैसा होगा? फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब तो वही है, यानी अ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। बट व्हाट अबाउट कीटोन? तो कीटोन को समझने के लिए आप देखिए कि यही जो कार्बोनाइल ग्रुप मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये टर्मिनल पोजीशन पर होता है तो अल्डिहाइड, लेकिन जब ये इंटरमीडिएट पोजीशन पर होता है तो इसे कार्बोनाइल कहते हैं। आप देखिए इस डायग्राम के अंदर कि यहां पर वही कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और इसके ये जो बकाया दो बॉन्ड्स हैं वो इस जगह पर और इस जगह पर इस तरह से लिंक फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली वही कार्बोनाइल ग्रुप है, बट दिस टाइम दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज सिचुएटेड एट इंटरमीडिएट पोजीशन, यानी टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है, इंटरमीडिएट पोजीशन पर आ गया। सो व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप इज सिचुएटेड एट एन इंटरमीडिएट पोजीशन देन इट इज नोन एज कीटोन। अब इसे आप कीटोन कहेंगे, ठीक है, कीटोन। व्हाट इज कीटोन? कीटोन इज अ कार्बोनाइल विच इज प्रेजेंट एट एन इंटरमीडिएट पोजीशन। एंड व्हाट इज अल्डिहाइड? अल्डिहाइड इज अ कार्बोनाइल विच इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से बेटे आपने ये अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस याद रखना है। अच्छा, अब आप इस कंपाउंड में देखिए ऑलरेडी एक से ज्यादा OH ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से ये कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड तो था ही, बट अब इसमें कार्बोनाइल ग्रुप की इंटरमीडिएट पोजीशन पर प्लेसमेंट से ये कंपाउंड कीटोन कंपाउंड भी बन गया है। तो आप इस कंपाउंड को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। याद रखो हर
कीटोनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये याद रखें। लेकिन अगर किसी कीटोनिक कंपाउंड में ये पॉलीहाइड्रोक्सी सिचुएशन भी नजर आए तो तब आप उस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कंसिडर कर सकते हो। सिमिलरली हर अल्डिहाइड कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा जब तक कि उसके साथ ये पॉलीहाइड्रोक्सी सिचुएशन भी नजर ना आ रही हो। तो कार्बोहाइड्रेट या तो केमिकली इस तरह के होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर वो केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। और अगर कोई कंपाउंड जो कि कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी नहीं है, लेकिन वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी नहीं है, लेकिन वो इनका कोई डेरिवेटिव है, मिसाल के तौर पर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की कंडेंसेशन से बना है, यानी एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तीसरा, चौथा, यूं इस तरह से सेवरल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ चेन लाइक कंपाउंड। सो such derivatives of polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketones are also considered as carbohydrate। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपने ये तीनों पॉसिबिलिटीज याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी डेरिवेटिव्स ऑफ दीज कंपाउंड। तो आजकल हम कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली इस तरह डिफाइन करते हैं। अब अगर आप इन कंपाउंड्स में ऑब्जर्व करें कि कितने ऑक्सीजन एटम, कितने कार्बन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, तो आप देखिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप बनाएं, जैसे ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो कार्बन कितने इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 कार्बन एटम्स। इसमें हाइड्रोजन्स कितने, तो हाइड्रोजन्स अगर आप काउंट करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। और फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका फार्मूला क्या बना, C3H6O3। तो आपने देखा कि यहाँ पर वही जो 2:1 वाली बात थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, वो बात नज़र आ रही है। मैंने आपको पहले ही पॉइंट आउट किया था कि वो बात गलत नहीं थी, लेकिन हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन नहीं करते, बस ये जहन में रखना है। वो बात दुरुस्त है उसके मुतालिक, लेकिन हम उसकी बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को अब कैरेक्टराइज नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को अब केमिकली डिफाइन करने के लिए आपने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और देयर डेरिवेटिव वाली टर्म्स यूज करनी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन एटम्स, फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स, और फिर इसी तरह से आप देखिए कि ऑक्सीजन 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो अगेन आपके पास सेम फार्मूला अचीव हो गया। यहाँ पर भी आपको 2:1 सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस बेसिस के ऊपर इसको डिफाइन नहीं कर रहे थे, हालांकि ये बात दुरुस्त है कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक। और अभी जो आपने वो लैक्टिक एसिड देखा था ना, तो लैक्टिक एसिड में भी यकीन करें फार्मूला यही बनता है C3H6O3, लेकिन लैक्टिक एसिड में वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको शो किया था उसकी वजह से वो ऑर्गेनिक एसिड था, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं था, क्योंकि उसके अंदर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। तो इस तरह से ऐसे कंपाउंड्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन टाइप के हों या इनके डेरिवेटिव्स हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाएगा। और अगरचे ऐसे कंपाउंड्स वो जो पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक थी वो भी शो ज़रूर कर रहे होते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं और उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो वही 2:1 होता है। ठीक है, अगरचे इसमें 2:1 में भी कहीं कहीं पे एक्सेप्शन नज़र आएगी, बट जनरली ये 2:1 आपको दिखाई देगा। और वो एक्सेप्शनल केस क्या है, अभी आगे चलकर हम उस एक्सेप्शन का जिक्र करेंगे। वो एक्सेप्शन आप याद रख लीजिए, C5H10O4, दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज। तो दिस डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पर वो जो 2:1 है वो एग्जैक्टली नहीं है। तो ये इस तरह से यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको एक्सेप्शन बाज़ जगहों पर नज़र आएगी। अच्छा, तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। एज फार एज अक्रेंस एंड रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंसर्न, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडीज में कहाँ मौजूद होते हैं या कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर और उनके कौन से पार्ट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मौजूद हैं, या हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या हो सकता है, ये चीज़ अक्रेंस कहलाती है। और फिर हम कार्बोहाइड्रेट का रोल भी डिटरमिन करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट करते क्या है।
तो कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जाहिर है कोई भी लिविंग बीइंग बगैर कार्बोहाइड्रेट के हो ही नहीं सकता। एंड नॉट ओनली दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑल्सो फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। आपको ये हर जगह मिल रहे हैं। ये अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, हर एक जगह पे आपको मिलेंगे। और इसी तरह से एनिमल सेल है तो उसके तमाम पार्ट्स में, तो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल में ये आपको मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मेजर फॉर्म्स क्या हैं? जैसे सेलुलोज, मैंने आपको शायद पहले भी किसी जगह पे बताया था कि सेलुलोज इज द मोस्ट abundant carbohydrate. This is most abundant carbohydrate. So this most abundant carbohydrate, that is cellulose, ये कहाँ मौजूद है? कॉटन इज फुल ऑफ सेलुलोज, कॉटन। और इसी कॉटन से और बाकी जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं इनसे पेपर बनाया जाता है, इससे कपड़े बनते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सेलुलोज हम पहन रहे हैं, सेलुलोज के पेपर्स के ऊपर लिख रहे हैं। इसी तरह से स्टार्चेस जो हम ये डेली वीट, राइस, इस तरह के सीरियल ग्रेन्स खा रहे होते हैं, तो इन सीरियल क्रॉप्स में, इनके ग्रेन्स के अंदर स्टार्चेस प्रेजेंट है। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल इसी तरह से ये जो पोटैटो, ये सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली वेजिटेबल है दुनिया में। और इसमें पोटैटो के अंदर रूट ट्यूबर्स, ये पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं। तो आप देखिए कार्बोहाइड्रेट कितना ज़्यादा हमारे आसपास फैला हुआ है। इसके अलावा शुगर केन, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। मिल्क शुगर, या फिर इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स और भी आपको नजर आएंगी। सो दिस इज द अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आपको डिफरेंट जगहों पर कार्बोहाइड्रेट की अक्रेंस दिखाई दे रही है। अच्छा, एज फार एज रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसर्न, तो दो तरह के रोल्स ये प्ले करते हैं, फंक्शनल रोल और दूसरा स्ट्रक्चरल रोल। फंक्शनल रोल से मतलब है कि दे एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। मिसाल के तौर पर जैसे स्टार्च या ग्लाइकोजन, ये एनर्जी के स्टोर्स हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है और ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज होती है। यानी जब प्लांट ने एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करना हो तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, और एनिमल अगर एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट की किसी फॉर्म में तो वो ग्लाइकोजन है। और जब यूटिलाइज करना होता है तो इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज को फर्दर ब्रोकन डाउन करके एनर्जी गेन कर ली जाती है और वो यूटिलाइज होती है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दिस इज एक्चुअली द फंक्शनल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा देखो ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल से मतलब है कि दे आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, सच एज सेल वॉल इन प्लांट्स। अवर बॉडी से मतलब है तमाम लिविंग बीइंग, सिर्फ ह्यूमन नहीं। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन तमाम की सेल वॉल का ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसी तरह से आप देखिए कि सेलुलोज, ये भी स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। काइटिन, इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। पैक्टिन, ये आपको प्लांट्स की सेल वॉल में मिलता है। पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की सेल वॉल में आपको मिलेगा। तो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे आर फाउंड इन द सेल वॉल। इसके बाद आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट, आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स या शुगर के नाम से कॉल किया जाता है। आपने अक्सर जगहों पर सैकराइड्स या शुगर टर्म्स एज सब्सटीट्यूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखी होंगी। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड या शुगर्स के नाम से पुकारा जाता है। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि असल में ये सैकराइड वर्ड सैक्रोन से ड्राइव हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है। और इस सैक्रोन का मीनिंग क्या होता है? सैक्रोन का मीनिंग है शुगर या एनी सब्सटेंस विच हैज स्वीट टेस्ट, उसको सैक्रोन कहा जाता है। सैक्रोन मीन्स शुगर और सब्सटेंस हैविंग स्वीट टेस्ट इज कॉल्ड सैक्रोन। और इससे हमने ये टर्म ड्राइव की है सैकराइड, क्योंकि आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट स्वीट मिलता है। ज़्यादातर जो हमारे आसपास मोस्ट फेमिलियर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट टेस्ट रखते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली कॉल्ड एज सैकराइड्स
या फिर इनको शुगर्स कह दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड या शुगर कहने का ये रीज़न है। ठीक है, क्या रीज़न आपको यहाँ पे बताएं कि कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड या शुगर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज सैकराइड वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम सैक्रोन एंड सैक्रोन मीन्स sugar or the substance having sweet taste, and generally most familiar carbohydrates have sweet taste, therefore carbohydrates are designated by the term saccharides or sugars. अच्छा, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आप ये सैकराइड वर्ड बार बार देखेंगे। तो एक्चुअली सैकराइड कहते किसको हैं, यानी सैकराइड यूनिट किसे कहते हैं? वैसे तो सैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं ना, लेकिन जब हम कहेंगे कि सैकराइड यूनिट, तो व्हाट इज अ सिंगल सैकराइड यूनिट? तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स की बेसिस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये सिंगल सैकराइड यूनिट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो एक्चुअली सिंगल सैकराइड यूनिट टर्म इज यूज फॉर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एक सिंगल सैकराइड यूनिट है, या फिर ये टर्म आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पर, दिस इज ऑल्सो सिंगल सैकराइड यूनिट। तो सिंगल सैकराइड यूनिट किसे कहते हैं? किसी एमसीक्यू में अगर पूछा जाए विच वन इज सिंगल सैकराइड यूनिट और डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए, तो आपने याद रखना है सिंगल सैकराइड यूनिट इज आइदर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये सिंगल सैकराइड यूनिट्स हैं। तो अब आप देखिए कि सैकराइड यूनिट्स की बेसिस के ऊपर हम फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन आप इससे पहले इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लें। जैसे अभी मैंने आपसे शेयर किया था कि आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज सिंगल सैकराइड यूनिट, तो आप क्या जवाब देंगे? इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, या इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या इट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओनली, या इट इज ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल ओनली। अभी ग्लूकोज आप देखिएगा आगे, ये बड़ा फेमस कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लाइसरल्डिहाइड ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, तो इस वजह से ये ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो या फिर आइदर ए और बी, तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? सो एक्चुअली द लास्ट वन, आइदर ए और बी, योर आंसर इज करेक्ट, आइदर ए और बी इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो आपने केयरफुल रहना कि सैकराइड यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है जी। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन में जाने से पहले एक चीज और क्लियर करते चलते हैं यहाँ पर, और वो है जनरल फार्मूला। और फिर आप देखिएगा जनरल फार्मूला के बाद हम सैकराइड यूनिट की बेसिस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं जी। तो जनरल फार्मूला फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जनरल फार्मूला क्या है? CxH2O होल y। तो इस तरह से आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस जनरल फार्मूला इज यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पर आपने ये देखा दो वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं, एक ये x और दूसरा y। तो ये x और y का क्या मतलब है? यहां पर देखिए ये x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे, C6H12O6 ये है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं, इन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 6। तो आपने x की जगह पर ये 6 पुट किया हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो हमने कार्बन की साथ यहाँ पर 6 प्लेस कर दिया। और यहाँ पर y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एक्चुअली y सम टाइम इक्वल टू x होगा। जैसे मोनोसेक्राइड में आमतौर पर आपको इक्वल टू x नजर आएगा, लेकिन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट मोनोसेक्राइड। मैं अभी आपको जैसे कह रहा था ना कि हम सेक्राइड यूनिट की बेसिस पर अभी क्लासिफाई करने वाले हैं, तो ये मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल सेक्राइड यूनिट पर मुश्तमिल है। अभी डिटेल से इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये जो मोनोसेक्राइड ग्रुप है, इसमें y की वैल्यू इक्वल टू x होगी। जैसे ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड, तो यहाँ पर y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो x की वैल्यू है उसी को, और x कितना था यहाँ पर 6, तो y की जगह भी 6 रखें। तो आप इसको ओपन करें फार्मूले को, तो फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। तो आपने देखा कि x is the number of carbon atoms in this general formula, whereas y is equal to x in case of monosaccharide, but in case of other carbohydrate, ये तो monosaccharide जैसे ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड था, वहां पर तो ये ऐसे था, बट इन केस ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट
अदर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि डाइसेक्राइड, ये भी आप आगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो उनके अंदर y की वैल्यू x से 1 कम हो जाएगी। डाइसेक्राइड में x की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए C12H22O11, दिस इज अ डाइसेक्राइड, ये सुक्रोज मॉलिक्यूल है। सो इस सुक्रोज मॉलिक्यूल में आप नोट कर रहे हैं कि 12 कार्बन एटम्स हैं और यहां पर y की वैल्यू 12 से 1 कम है यानी 11 है। तो y की जगह आप 11 लिखें और ओपन करें फार्मूले को तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा C12H22O11। तो डाइसेक्राइड में x ये y x से 1 लेस होगा। इसी तरह से आप देखिए ट्राइसेक्राइड के अंदर, ट्राइसेक्राइड इससे भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्राइड यूनिट, तो उसमें आप y की वैल्यू x से 2 लेस कंसिडर करेंगे, 2 लेस देन x, यानी वट एवर इज द वैल्यू ऑफ द x एग्जैक्टली 2 लेस विल बी द वैल्यू ऑफ द y। तो y इस तरह से 2 लेस होगा। मिसाल के तौर पर देखिए ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज ये कंडेंस हुआ एक और ग्लूकोज के साथ और ये कंडेंस होता है एक और ग्लूकोज के साथ। If 3 glucoses are condensed together, तो ये ट्राइसेक्राइड बन गया। अब देखो एक ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं, मैं सिर्फ कार्बन्स की तादाद यहाँ पे शो कर रहा हूँ, 6, यहाँ पर कितने 6, यहाँ पर कितने 6, तो टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए यहाँ पर 18 कार्बन, कार्बन तो 18, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो x इज 18 इस केस में। ये चूंकि ट्राइसेक्राइड है तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू क्या सजेस्ट की थी, 2 लेस देन x, तो 2 लेस देन x का मतलब होगा x अगर 18 है तो y विल बी 16, तो y की जगह अगर आप 16 रखें और फार्मूला ओपन करें तो फिर ये h कितना हो जाएगा, h विल बी 32, ठीक है 32, और O कितना हो जाएगा, O विल बी 16। तो अब आप देखिए इस ट्राइसेक्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C18H32O16। तो बेटा आप याद रखिए कि आपको अगर इस तरह से कोई भी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल दी जाए कि एक इस तरह से कार्बोहाइड्रेट है जो 3 ग्लूकोजेस की कंडेंसेशन से फॉर्म हुआ है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको याद होगा, तो आप इस तरह का कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फार्मूला। तो आपने ये जनरल फार्मूले में याद रखना है कि x किसको शो कर रहा है और y किसको शो कर रहा है। आप अगर गौर करें यहाँ पर y जो है ना वो एक्चुअली ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है। हम ये जितनी भी एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन 6 थे ना, तो 6 y की वैल्यू यहाँ पर 6 थी तो एक्चुअली ऑक्सीजन 6 थे। इसी तरह से यहाँ पर देखो y की वैल्यू 11 थी तो एक्चुअली ऑक्सीजन 11 है। यहाँ पर y की वैल्यू 16 है तो एक्चुअली ऑक्सीजन 16 है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स whereas y represents the number of oxygen atom in the monosaccharide। ठीक है, ये कहा जा सकता है। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपने इस तरह से भी याद रखना है। तो ये है जनरल फार्मूला और इसकी बुनियाद के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा सकते हैं आपसे। अच्छा, तो बिल्कुल इसी तरह से आप आगे भी मजीद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जा सकते हैं। ट्राई के बाद टेट्रासेक्राइड आएगा, पेंटासेक्राइड आएगा। गर्ज ये कि आपको अगर ये पता हो कि इस कार्बोहाइड्रेट में इतने सेक्राइड यूनिट्स मौजूद हैं और कौन से वाला सेक्राइड यूनिट है, तो फिर आप इजीली ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको स्टार्च या बाकी का भी दिखाऊंगा कि किस तरह से फार्मूला ड्राइव करना है। अच्छा बच्चों, तो ये जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, सी जनरल फार्मूला के ऊपर देखिए बेस करता है। जनरल फार्मूला टू रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट molecule is CxH2O whole y. What is the value of y in trisaccharide carbohydrate having molecular formula C18H32O16? तो यहाँ पर ट्राइसेक्राइड में y किसको इंडिकेट कर रहा है, तो मैंने जैसे अभी आपको कहा था ना कि y इंडिकेट्स ऑक्सीजन एटम। लिहाजा आपको इस तरह से ट्राइसेक्राइड का जब फार्मूला दे दिया जाए ना, तो बाकी किसी भी कॉम्प्लिकेशन में जाने के बजाय आपने सिर्फ ये ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करना है। और चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 16 है, 16 दैट इज 2 लेस देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 18 कार्बन एटम्स है ना, यानी x यहाँ पर 18 है तो उससे 2 लेस है, तो इक्वल टू x हो नहीं सकता, दिस इज नॉट करेक्ट। 1 लेस देन x भी नहीं होगा,
2 लेस देन एक्स, यस 2x भी नहीं हो सकता, 3x भी नहीं हो सकता, सो द राइट आंसर वुड बी 2 लेस देन x। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आम बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा, ये मिस्टेक कर जाएंगे, लेकिन आपने ये जो डिस्कशन अभी मुलाहिजा किया है इसकी बुनियाद पर आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो कि आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। तो आप ये डिफरेंस शो कीजिएगा अपनी इस प्रिपरेशन का, जो प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका आपके अंदर ये डिफरेंस दिखाई देना चाहिए, आपके मार्क्स के अंदर वो डिफरेंस नज़र आएगा, दूसरों से आपके मार्क्स इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे। जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। अभी जो हम जिक्र कर रहे थे कि हम नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स की बेसिस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं, तो एक्चुअली देखो, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। ये 3 ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट। और मैंने अभी आपको समझाया था कि व्हाट इज अ सिंगल सैकराइड यूनिट जी, अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये सिंगल सैकराइड यूनिट्स हैं, और किसी कार्बोहाइड्रेट में ये कितने मौजूद होंगे इसकी बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। सो मोनोसैकराइड ग्रुप, ये जो पहला ग्रुप है मोनोसैकराइड, इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ड मोनो, यहां पर गौर करना है आपने, ये जो मोनो वर्ड यूज हो रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है, ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मोनो का मतलब है 1, मोनो मीन्स 1। तो मोनोसैकराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सैकराइड यूनिट 1, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहां पर हमने कंपैरिजन करना है ना, वो है सिंगल सैकराइड यूनिट का, ठीक है। तो ये सिंगल सैकराइड यूनिट पर मुश्तमिल है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए कि वर्ड ओलिगो, ओलिगो का क्या मतलब है, ओलिगो का लिटरल मीनिंग होता है फ्यू, याद रखिए ओलिगो का लिटरल मीनिंग क्या है, फ्यू। लेकिन फ्यू की कोई रेंज होनी चाहिए ना, तो ओलिगो की यहां पर रेंज क्या बताइए, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 सैकराइड यूनिट्स, दे आर कॉल्ड ओलिगोसैकराइड। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 सैकराइड यूनिट की कंडेंसेशन से बने वो भी ओलिगोसैकराइड हैं, जो 3 की कंडेंसेशन से बने वो भी ओलिगोसैकराइड्स हैं, जो 4 की कंडेंसेशन से बने वो भी ओलिगोसैकराइड हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 10 सैकराइड यूनिट की कंडेंसेशन से बनेंगे वो भी ओलिगोसैकराइड हैं। तो ओलिगोसैकराइड्स को भी आप देखिएगा फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू डाइसैकराइड, ठीक है, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड। सो ये डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये अप टू डेकासैकराइड, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओलिगोसैकराइड्स एंड ऑल दीज ओलिगोसैकराइड्स आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स। तो आपने देखा कि ओलिगोसैकराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि 2 से 10 सैकराइड यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, इसको दूसरे लफ्जों में यूं भी कहा जा सकता है कि ओलिगोसैकराइड इज दैट कार्बोहाइड्रेट which upon hydrolysis yields 2 to 10 सैकराइड यूनिट। क्योंकि जाहिर है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे ना, तो हाइड्रोलाइज जब करते हैं तो वो अपने सैकराइड यूनिट्स में स्प्लिट अप हो जाएगा। तो आप ओलिगोसैकराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 से 10 सैकराइड यूनिट मिलेंगे। लेकिन क्या मोनोसैकराइड को भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है? नो, मोनोसैकराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। मोनोसैकराइड्स आर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मोनोसैकराइड्स को आप सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो ओलिगोसैकराइड्स ये इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ 2 to 10 सैकराइड यूनिट। अच्छा, यहां पर देखो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि एट लीस्ट हाउ मेनी सैकराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन एन ओलिगोसैकराइड। एक ओलिगोसैकराइड में एटलीस्ट कितने सैकराइड यूनिट हैं? 2 हैं या 10 हैं या 2 to 10 हैं या नन ऑफ देम? तो आप आंसर क्या देंगे यहां पर? At least how many saccharide units are present in an oligosaccharide? तो ऐसी सूरत में आपका आंसर 2 to 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि at least पूछा है तो आपका आंसर होगा 2। अगर यहां पर रेंज पूछी जाती तो फिर आप 2 to 10 कहते। तो ये नहीं हो कि आप ये सिर्फ इस डेफिनेशन का रटा मार लें तो जहां 2 to 10 नजर आए और फौरन उसके ऊपर छलांग मारें, ऐसे नहीं करना। तो यहां पर आंसर बनेगा 2। और अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम हाउ मेनी सैकराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन एन ओलिगोसैकराइड, तो फिर 10 आंसर हो जाएगा। और रेंज पूछी जाए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट इन एन ओलिगोसैकराइड, तो फिर 2 to 10, फिर ये वाला आंसर आएगा।
ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आप देखिए कि पॉलीसेकेराइड जो तीसरा ग्रुप है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। दे आर कंपोज्ड मोर देन 10 सेकेराइड यूनिट। देखो यहाँ पर पॉली वर्ड यूज हो रहा है ना, पॉली का मतलब मैंने अभी पहले भी बताया था मैनी होता है पॉली का मतलब, लेकिन आपको मैंने अभी इंडिकेट किया था कि ये वर्ड पॉली डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मीनिंग्स शो कर रहा होगा। वैसे तो मीनिंग इसका मैनी है, लेकिन मैनी की रेंज क्या होगी? तो यहां पर मैनी किसको हम कंसिडर कर रहे हैं? मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3। तो यहां पर मैनी एक्चुअली रेफर्स टू मोर देन 10। जैसे अभी आपको मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड के अंदर पॉली का मतलब बताया था मोर देन 1, जबकि यहां पर इसका मतलब क्या है? मोर देन 10। तो यहां पर देखो ये सवाल बनता है कि इन द टर्म पॉलीसेकेराइड वर्ड पॉली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट रेफर्स टू मोर देन 10। अंडरस्टैंड? तो पॉलीसेकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 सेकेराइड यूनिट। अच्छा, अब यहां पर देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि at least how many saccharide units are yielded by a polysaccharide upon hydrolysis, ठीक है, बात हो रही है at least की। at least how many saccharide units are yielded by a polysaccharide upon hydrolysis, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है none of them। तो बताइए आंसर क्या बनेगा यहां पर? at least how many saccharide units are yielded by a polysaccharide upon hydrolysis। तो what will be the answer? तो बास बच्चे फौरन से यहां पर 10 के ऊपर छलांग मारेंगे कि 10। नो, 10 इज इनकरेक्ट। यहां पर राइट आंसर है none of them। तो what is the right answer? एक्चुअली 11 इज द राइट आंसर। 11 वो कैसे? वो इस वजह से बेटा कि देखो 10 सेकेराइड यूनिट्स तक का जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो तो ओलिगोसेकेराइड ग्रुप में इंक्लूड होगा, वो तो पॉलीसेकेराइड नहीं होगा। तो पॉलीसेकेराइड की रेंज चूंकि मोर देन 10 से स्टार्ट होती है, तो मोर देन 10 जो सबसे पहला नंबर आएगा वो आएगा 11। इस वजह से यहां पर राइट आंसर होगा 11। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब आपने देखा कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इनमें नंबर ऑफ सेकेराइड यूनिट का डिफरेंस, बुनियादी डिफरेंस है। इसी की बुनियाद पर हमने इनको अलग अलग डिफरेंशिएट किया, लेकिन इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज इनकी डिफर करती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने जिक्र किया था, मोनोसेकेराइड्स आर सिंपलेस्ट, क्योंकि आप इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दे आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। आपसे यहां पे सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, तो जहां मोनोसेकेराइड दिया हुआ होगा तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, कोई दूसरा है तो वो हाइड्रोलाइज हो सकता है, बट मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। आपको याद है माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की टर्म्स आपको बताई थी। सो दीज आर एक्चुअली माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और एक और बात भी याद रखिएगा, दीज आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, क्योंकि सिंगल सेकेराइड यूनिट है ना। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि सिंगल सेकेराइड यूनिट पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये डेरिवेटिव टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये जो दोनों ग्रुप्स आपको बताए ना, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, दीज आर एक्चुअली डेरिवेटिव कार्बोहाइड्रेट, दीज आर नॉट ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये पॉइंट्स माइंड में हो। अच्छा, अब आप देखिए ओलिगोसेकेराइड में ये किस तरह से हमने कंपेयर किया है कि ओलिगोसेकेराइड्स आर लेस कॉम्प्लेक्स, they have less complex structure, so upon hydrolysis they can yield at least 2 and maximum 10 saccharide unit। यहां पर आपने केयरफुल रहना है। यहां पर देखो समटाइम ये जो लेस कॉम्प्लेक्स टर्म हमने यूज किया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कैसे कि ओलिगोसेकेराइड्स आर लेस कॉम्प्लेक्स देन मोनोसेकेराइड या देन पॉलीसेकेराइड या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो यहां पर आप क्या पिक करेंगे? तो एक्चुअली दे आर लेस कॉम्प्लेक्स देन पॉलीसेकेराइड। यहां पर ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पॉलीसेकेराइड से कंपेयर हो रही है। दे आर लेस कॉम्प्लेक्स देन पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड से कंपेयर करें तो दे विल बी मोर कॉम्प्लेक्स देन मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो ये सिर्फ यूं वर्डिंग का रटा नहीं मारना। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपने बेटे समझना है चीज़ों को। तो ये इस तरह से
हर वर्ड से कई कंसेप्ट अराइज हो रहे होते हैं, इनको ग्रिप करते जाएं। आमतौर पर बुक पढ़ते हुए आपको बुक बोलकर नहीं बताएगी कि इस वर्ड का ये मीनिंग भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। तो ये आपको बेटे गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से आप ये गौर से लेक्चर्स को सुने, देखें और इन चीज़ों को समझें, और इंशाल्लाह देखिए फिर आप ये लेक्चर्स लेने के बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो मिस्टेक नहीं हो पाएगी और आप सही आंसर पिक कर पाएंगे। अच्छा, आप देखिए पॉलीसेक्राइड्स, इनको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे कि दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस दे कैन यील्ड मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट। और वो मोर देन 10 कितने, कहाँ से, यानी ये एटलीस्ट 11 सेक्राइड यूनिट यील्ड करते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा देखो मोनोसेक्राइड्स, दे आर हाईली सॉलेबल इन वाटर। ये इनकी सॉलेबिलिटी अगर कंपेयर की जाए तो वाटर के अंदर ये हाईली सॉलेबल है मोनोसेक्राइड। लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया है, इस वजह से इनकी सॉलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ये इतने सॉलेबल नहीं होंगे जितने के ओलिगोसेक्राइड हैं। और पॉलीसेक्राइड तो ये जनरली इनसॉलेबल होते हैं, ये डिजॉल्व होते ही नहीं है। अगरचे इनमें कुछ एग्जाम्पल अभी आपको आगे नजर आएंगी जो किसी खास कंडीशन के अंदर किसी खास टेम्परेचर पर डिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन जनरली पॉलीसेक्राइड्स आर इनसॉलेबल, बट ओलिगोसेक्राइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स आर सॉलेबल। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा सॉलेबिलिटी आपको मोनोसेक्राइड्स की नज़र आएगी। अच्छा, फिर इसी तरह से इनका टेस्ट अगर कंपेयर किया जाए, जैसे आमतौर पर तो कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट रखते हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड कहते हैं ना, ये भी हमने जिक्र किया था। लेकिन ये स्वीट टेस्ट आपको मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड में मिलेगा। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दे आर टेस्टलेस, इनमें टेस्ट नहीं होता, ये बिल्कुल टेस्टलेस हैं। और इनमें भी अगर कंपेयर किया जाए मोनोसेक्राइड, सबसे ज़्यादा स्वीट टेस्ट इन्हीं का होता है। दे आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। और आपको पता है कि सबसे जो मीठी शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर, वो कौन सी शुगर है, वो इसी ग्रुप से बिलोंग करती है वो शुगर। और वो शुगर एक ख़ास नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में वो शुगर प्रेजेंट होती है। हालांकि वैसे वो शुगर और भी बहुत सारी चीज़ों में मौजूद है, लेकिन एक नेचुरल प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें वो शुगर बहुत ज़्यादा मौजूद है। क्या आप जानते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट कौन सी है? पहले चले मैं आपको वो शुगर का नाम बता देता हूँ। उस शुगर का नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, एंड दिस इज स्वीटेस्ट शुगर, and it is very much abundant in a natural product. What is that natural product? That natural product is very much famous because of its sweet taste. आपने अक्सर सुना होगा as sweet as sugar cane या sugar beet या honey. Yes, तो right answer is honey. तो honey एक ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट है जिसमें फ्रक्टोज की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आमतौर पर इसी वजह से हनी को उसकी स्वीटनेस की वजह से एग्जाम्पल्स में यूज़ किया जाता है एज स्वीट एज हनी। तो ये फ्रक्टोज की अबंडेंस की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वीट टेस्ट है। तो दे आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, बट ओलिगोसेक्राइड्स इनका टेस्ट लेस स्वीट हो जाता है। जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड्स की तरफ जाएंगे, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा था कि डाइसेक्राइड, ट्राई, टेट्रा, तो डाइसेक्राइड का टेस्ट ज़्यादा स्वीट होगा, ट्राई का कम होगा, टेट्रा का और कम होगा, तो ग्रेजुअली इसका टेस्ट कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कार्बोहाइड्रेट की 3 क्लासेस को यहाँ पे कंपेयर कर लिया। अच्छा, तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं, इन मोनोसेक्राइड्स को फर्दर हम डिटेल में लेकर जाएंगे। मोनोसेक्राइड्स, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई है। मोनोसेक्राइड्स आर those carbohydrates which consist of single saccharide unit and therefore they are either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. मैंने अभी जैसे कहा कि they are true carbohydrates, they are either polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone। ये single saccharide unit पर मुश्तमिल है। इनमें रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स याद रखनी है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। इसे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर पीछे एक बात स्किप हो गई, वो बता नहीं सका मैं आपको। अभी हमने जो जनरल फार्मूला देखा था ना, CxH2O होल Y, तो वहाँ पर हमने कहा था कि X रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कार्बोहाइड्रेट,
और ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, इसका नंबर मिनिमम कितना होता है। तो ये आपने याद रखना है कि किसी कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है। मिनिमम कितना है 3, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने हैं। तो बेटा याद रखो कि जब ये बात ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछी जा रही है कि मैक्सिमम हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कार्बोहाइड्रेट, तो इसका नंबर फिक्स नहीं है। इसका नंबर फिक्स नहीं है। मैक्सिमम कितने कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ये डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स में आपको डिफर करता हुआ नजर आएगा। देयर इज नो स्पेसिफिक रेंज। तो आप इसमें कोई क्या सराई नहीं करेंगे, कोई यहाँ पर आप हाइपोथेसाइज नहीं करेंगे भाई इतना है, ये इनफिनाइट होगा। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। बट अगर यही क्वेश्चन मैक्सिमम कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड पूछा जाए, हाउ मेनी मैक्सिमम कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मोनोसेक्राइड, तो वो 7 है। यहां पर आपने 7 वाले आंसर को पिक करना है। याद रखो यहां गलती हो जाती है कि अगर ये क्वेश्चन ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम नंबर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर ये क्वेश्चन मोनोसेक्राइड के बारे में पूछा जा रहा है तो फिर आप 7 आंसर पिक करेंगे। तो 3 to 7 कार्बन एटम्स आपको मोनोसेक्राइड में मिलेंगे। और इनके अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी ये नजर आएगी कि जितने भी कार्बन एटम किसी मोनोसेक्राइड में प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे ये 3 कार्बन एटम्स हैं, या कहीं 4, कहीं 5, 6 या 7, मैक्सिमम 7, तो में ऑल द कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट 1 हैव अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जैसे आप देखिए ये 3 कार्बन की चेन मैंने बनाई है, तो आप ये एक कार्बन को छोड़ दें और बाकी के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स लगा दें। तो ये सिचुएशन आपको कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में जरूर नजर आएगी। एक्सेप्ट 1 कार्बन एटम, ऑल द अदर कार्बन एटम मस्ट कंटेन 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप ईच। ठीक है, तो ये जनरली आपको ये प्रॉपर्टी नजर आती है। यहां पर भी एक्सेप्शनल केस आपको आगे मैं दिखाऊंगा, लेकिन जनरली आपको ये प्रॉपर्टी नजर आएगी कि एक्सेप्ट 1 कार्बन ऑल द अदर कार्बन्स हैव हाइड्रोक्साइल ग्रुप। लिहाजा कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इफ अ मोनोसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स, हाउ मेनी हाइड्रोक्साइल ग्रुप डज इट कंटेन, तो अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑब्वियसली 2 होंगे, आपने एक कम कर देना। इफ अ मोनोसेक्राइड कंटेन 4 कार्बन एटम्स, तो हाउ मेनी हाइड्रोक्साइल ग्रुप डज इट कंटेन, तो आपने 3 आंसर पिक करना है। इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता के आपसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अब देखो कि ये जो एक कार्बन जिसके ऊपर आपको मैंने बताया कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, while the remaining carbon atom is either the part of the aldehyde ग्रुप इसके ऊपर होगा, या फिर इसके ऊपर कीटोन ग्रुप होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह से है तो ये जाहिर एल्डिहाइड है, और अगर ये सपोज करो कि इस तरह की कोई चेन बनी हुई है जिसमें ये 3 कार्बन्स की चेन में जो टर्मिनल कार्बन्स हैं वहाँ पर तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, और जबकि दरमियान का कार्बन इस तरह से ये कार्बोनाइल की सिचुएशन अटेन कर लेता है, तो अब इसे आप ये कीटोन कहेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि ये एक कार्बन जिस पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होगा, दैट कार्बन विल बी द पार्ट ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। तो ये मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि मोनोसेक्राइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जनरल फार्मूला हम यूज करते हैं ना, वो है CnH2nOn। CnH2nOn। तो ये इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है CnH2O, फिर दोबारा इधर N, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्योंकि आपको याद है वो जनरल फार्मूले में हमने जिक्र किया था कि मोनोसेक्राइड के अंदर जो y होगा वो इक्वल टू x होगा, तो यहाँ पर वो जो y है वो इक्वल टू x है, तो इस वजह से हम वो y को लिखने के बजाय वही x वाली वैल्यू इधर लिख रहे हैं, यानी x को हमने रिप्लेस कर दिया बाय n। तो n क्या चीज़ है, ये n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोनोसेक्राइड। और यहाँ पर ना सिर्फ ये n नंबर ऑफ कार्बन्स को इंडिकेट कर रहा है, बल्कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो उतने ही होंगे ना। आमतौर पर मोनोसेक्राइड के अंदर जितने कार्बन एटम्स है उतने ही ऑक्सीजन है। हालांकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपको मिलेगी, मैंने आपको पहले भी डीऑक्सी राइबोस की एग्जांपल दी थी, C5H10O4,
तो यहाँ पर आपको ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज आपको ज़्यादातर ऐसा ही नज़र आएगा कि जो आपको यहाँ पर n की वैल्यू मिल रही है, यानी x की वैल्यू मिल रही है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल रहे हैं, उतने ही ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप ये मोनोसेक्राइड के बारे में ये कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड में ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर 1:2:1 ये रेशो आमतौर पर पाया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये हो गया मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड की जनरल प्रॉपर्टीज आपने देखी, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर आप देखिए, बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन की जाती है, और इसी तरह से मोनोसेक्राइड में बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी क्लासिफिकेशन की जाती है। बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड। बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, मोनोसेक्राइड्स आर फाउंड इन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। एक ग्रुप को आप कीटोसिस कहेंगे और दूसरे को एल्डोसिस कहेंगे। एल्डोसिस में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, ये दरअसल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे, और कीटोसिस में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप आपने ये 2 ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स के याद रखने। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि मोनोसेक्राइड्स बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे कि आपको मालूम है 3 to 7 होते हैं। तो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप मोनोसेक्राइड्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। उनमें एक ग्रुप होता है ट्राइसेक्राइड, उनमें एक ग्रुप होता है ट्रायोसिस। ट्रायोसिस का मतलब है कि मोनोसेक्राइड हैविंग 3 कार्बन एटम्स। दूसरा ग्रुप है टेट्रोसिस, अगरचे यहाँ पे लिस्ट में टेट्रोसिस शो नहीं किया, लेकिन टेट्रोसिस, फिर पेंटोसिस, उसके बाद फिर हेक्सोसिस, और फिर आखिरी हेप्टोसिस। तो ये इस तरह से 5 डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। यहाँ पर हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स ये इन तीनों की यहाँ पर शो करनी है। देखो आपके पास बुक के अंदर ये 3 जो ग्रुप्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बने हुए नजर आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स आपने इनके याद रखने हैं, बाकियों के स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, इस वजह से यहाँ पर इन 3 ग्रुप्स को शो किया है। वैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टोटल 5 डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स आपको साथ देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आपने इनका याद रखना है। ये आपको एल्डोसिस नज़र आ रहे हैं और ये सारे कीटोसिस नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो उसमें आप देखिए ट्रायोसिस में ये ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबोज और राइब्यूलोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और फिर इसी तरह से फ्रक्टोज। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं अभी आपने घबराना नहीं है, ये कैसे याद होंगे ये अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ये स्ट्रक्चर्स कि किस तरह से इनको आपने याद रखना है। अच्छा, तो मोनोसेक्राइड्स को देखो, अभी हमने जैसे जिक्र किया कि मोनोसेक्राइड्स को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में हम क्लासीफाई करेंगे बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ट्रायोसिस having 3 carbon atoms, tetrosis 4 carbon atom, pentosis 5, hexosis 6 और हेप्टोसिस 7 कार्बन एटम्स। और इन तमाम क्लासेस का जनरल फार्मूला हम इजीली सजेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CnH2nOn इसके जरिए। और देखो अगर आपसे कहा जाए कि ये ट्रायोज मॉलिक्यूल है तो बताओ इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर जैसे ये एग्जांपल देखिए, ग्लाइसरल्डिहाइड एक ट्रायोस मॉलिक्यूल है, बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। तो आपने फौरन से 3 कार्बन एटम्स प्लेस करने और 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसको इसका डबल कर देंगे, तो ये फार्मूला बनेगा ग्लाइसरल्डिहाइड का। इसी तरह से एरिथ्रोज जो कि टेट्रोज है, इसका फार्मूला ये होगा। तो आपको जब ये इस तरह से कोई कंपाउंड दिया जाए तो आप इजीली उसका फार्मूला बना सकते हो। अच्छा, अभी मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ साथ हम फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई करते हैं। तो ये सारी जो लिस्ट है आपको एल्डोसिस की नज़र आ रही है और ये सारी कीटोसिस की लिस्ट नज़र आ रही है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर ग्लाइसरल्डिहाइड को कंसिडर कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, ग्लाइसरल्डिहाइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पर ट्रायोज है और फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर एक एल्डोज है। तो इसको हम समटाइम एक कलेक्टिव नेम देते हैं, और वो कलेक्टिव नेम क्या बनेगा, आप इन दोनों टर्म्स को इस तरह से मिलाकर एक टर्म बनाएंगे और वो टर्म बन जाएगी एल्डोट्रायोज। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड है, दिस इज एन एल्डोट्रायोज। व्हाट इज ग्लाइसरल्डिहाइड? दिस इज एन एल्डोट्रायोज कंपाउंड।
जैसे आपसे पूछा जाता है, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन यूँ सेट किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइसरल्डिहाइड, उसमें एक टर्म हमने यूज़ की है एल्डोट्रायोस, दैट इट इज़ एल्डोट्रायोस, एक टर्म हमने यूज़ की है इट इज़ ट्रायोस, एक टर्म हमने यूज़ की है इट इज़ एल्डोज, विच, और एक हम ऑप्शन दे रहे हैं नन ऑफ देम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइसरल्डिहाइड, तो आपने कहना नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। एल्डोट्रायोज भी करेक्ट है इसके मुतालिक, ये एल्डोट्रायोज है, ये ट्रायोज है ये भी करेक्ट है, ये एल्डोज है ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या हुआ? नन ऑफ देम, नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। लेकिन बच्चों अगर ये सवाल यूँ पूछा जाए, देखो ये वर्डिंग का खेल है, बायो के अंदर ना बहुत ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जिसको स्टेम कहते हैं, तो वो जो स्टेम है ना, स्टेम, उसकी वर्डिंग को घुमा फिरा के बच्चे को गलती करने पर मजबूर किया जाता है। तो आपने ज़रा केयरफुली वर्डिंग के ऊपर गौर करना, मैं आपको पहले भी पॉइंट आउट करता रहा हूँ कि वर्डिंग पे गौर किया करो। दोबारा देखो, मैं क्वेश्चन अब यूँ पूछता हूँ, पहले क्या पूछा मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, तो आंसर आ गया नन ऑफ देम। और अब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द ग्लाइसरल्डिहाइड, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या अब भी आप नन को पिक करेंगे? नो। क्या एल्डोज मोस्ट अप्रोप्रिएट है, या ट्रायोज मोस्ट अप्रोप्रिएट है, या एल्डोट्रायोज? सो दिस टाइम योर आंसर शुड बी एल्डोट्रायोज, क्योंकि इस टर्म के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट्स वाजे हो रहे हैं। जब हम किसी चीज़ के मुतालिक कहेंगे कि ये एल्डोट्रायोज है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इंडिकेट करें, उसके फंक्शनल ग्रुप को भी इंडिकेट करें। तो इस वजह से दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर ग्लाइसरल्डिहाइड। फिर आपने इन दोनों के मुकाबले में इसको प्रेफर करना है, अंडरस्टैंड। सिमिलरली आप देखिए कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि इसी के सामने कीटोसिस वाली लाइन में दिया हुआ है, यानी ये आप देखें है तो ट्रायोज, लेकिन ये एक कीटोज टाइप का ट्रायोज है। यानी यहाँ पर आप ये इन दोनों को मिलाकर अगर ये टर्म बनाएं, इन दोनों को मिलाकर, तो यहाँ पर ये क्या टर्म बनेगी? दिस वुड बी कीटो ट्रायोज। यहाँ पर कीटो वर्ड लेंगे यहाँ से और ट्रायोज वर्ड वो इसके साथ मर्ज कर देंगे, तो अब इसके लिए ये टर्म बन गई कीटो ट्रायोज। तो अब देखो सेम क्वेश्चन इसके मुतालिक भी हो सकते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के मुतालिक, कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के बारे में कौन सी टर्म इनकरेक्ट है, कीटो ट्रायोज या ट्रायोज या एल्डोज अगर होगा तो वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, या फिर कीटोज यहाँ पर लिखा जाए तो इस तरह नन पे जाएंगे, या फिर आपसे अगर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाए तो फिर कीटो ट्रायोज को आपने पिक करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये ट्रायोजिस की एग्जांपल्स हैं, ये एल्डोट्रायोज, ये कीटोट्रायोज। सिमिलरली टेट्रोजिस में भी ये दो टाइप्स के टेट्रोजिस हैं, दिस इज एल्डोटेट्रोज एंड दिस इज कीटोटेट्रोज। पेंटोजिस में भी ये दो टाइप्स के पेंटोजिस हैं, ये एल्डोपेंटोजिस हैं जिसमें राइबोज की एग्जांपल भी है और डीऑक्सी राइबोज की भी, और जबकि ये कीटोपेंटोज है राइबोलोज, और जबकि इसी तरह हेक्सोजिस में ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज, गैलेक्टोज एल्डोहेक्सोज है, और फ्रक्टोज ये कीटोहेक्सोज है, और हेप्टोजिस में ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्ट्यूलोज। तो बेटे आपको ये एग्जांपल्स याद रखनी है, ये बुक के अंदर मौजूद है, इनको आपने याद करना है कि ये एल्डोटेट्रोज कौन सा है, एल्डोपेंटोज कौन सा है, ये रटा मारना है आपने यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं जो रट्टा मारने वालों को नहीं आएंगी। तो आपने सिर्फ रटा नहीं मारना, आपने इनको अंडरस्टैंड भी करना है। अच्छा, अब इनके फंक्शंस भी आपने याद रखने हैं। जैसे आप देखिए ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, अभी आप आगे चलकर जब बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में ये दोनों कंपाउंड्स आपको नजर आएंगे। वहाँ पर मैंने आपसे दोबारा पूछना है इनके मुतालिक, तो ये आपको याद रहना चाहिए जो अभी हमने इनके मुतालिक ये चीज़ें अभी पढ़ी हैं। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जब इनका जिक्र आएगा तो ये चीज़ रिकॉल करेंगे हम। फिर इसी तरह से इरिथ्रोज और इरिथ्रियोलोज, बोथ ऑफ देम आर इंटरमीडिएट्स इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक मेटाबॉलिक पाथवे में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, यानी दरमियान में ये प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये चेंज हो जाते हैं किसी और फॉर्म में। सिमिलरली राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये तो आप जानते हैं ये डीएनए आरएनए का पार्ट है ना,
आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में पाया जाता है। और ये एक एक्सेप्शनल केस भी है जहां पर आपको वो थोड़ा सा फार्मूला इसका डिफरेंट नजर आ रहा है। तो ये डीएनए आरएनए में मौजूद है। और इसके अलावा राइब्यूलोज, आपने शायद एक टर्म पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस पढ़ते हुए, और वो क्या है, वो है RUBP, केल्विन साइकिल। अगर आपको याद हो, केल्विन साइकिल के अंदर RUBP एक कंपाउंड है विच रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है, RUBP से कंबाइन होता है। तो RUBP याद है, स्टैंड्स फॉर राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। इसको CO2 एक्सेप्टर कहते होते हैं हम केल्विन साइकिल के अंदर। तो दिस राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये कौन सा कंपाउंड है, ये यही है, ये कार्बोहाइड्रेट है राइब्यूलोज, जो कि कीटो पेंटोज टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसी तरह से ये जो ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ये चीज़ें आपने देखी हैं, ये हैं रेस्पिरेटरी फ्यूल। ग्लूकोज इसमें रेस्पिरेटरी फ्यूल है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कंपाउंड ब्रोकन डाउन होता है, जिसकी शामत आती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो ये ग्लूकोज है। तो therefore it is called respiratory fuel. It is initial substrate in the respiratory metabolism pathway. जबकि फ्रक्टोज ये एक इंटरमीडिएट है इन रेस्पिरेशन, और ग्लैक्टोज दिस इज फाउंड इन द मिल्क शुगर। लैक्टोज अभी आगे चलकर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर ये ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है। अच्छा, फिर इसी तरह से ये दोनों कंपाउंड्स फोटोसिंथेसिस में, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में, दीज आर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। सो आपने ये इनके फंक्शंस भी याद रखने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द मॉलिक्यूल शोन इन द फिगर। अब आपने यहाँ पर ये परेशान नहीं होना कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है क्या ये याद रखेंगे तो तभी सॉल्व करेंगे, नहीं। देखो सिंपली आपने मॉलिक्यूल देखा, इसमें आपने देखा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर। तो और इसके अलावा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप। तो क्या ये एल्डोज है, एल्डोज हो सकता है ये। क्या ये कीटोज है, नहीं, कीटोज नहीं हो सकता। क्या ये पेंटोज है, 5 कार्बन है, यस ये हो सकता है। क्या ये एल्डोपेंटोज है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चूंकि पूछा जा रहा है, तो देयरफॉर दिट मस्ट बी द एल्डोपेंटोज। हालांकि ये वाली बात भी करेक्ट थी, लेकिन हम इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, और क्या ये मोनोसेक्राइड है, यस ये मोनोसेक्राइड है। देखो यहाँ पर राइट आंसर क्या बना, राइट आंसर तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एल्डोपेंटोज होगा, एल्डोपेंटोज राइट आंसर यहाँ पर ये। लेकिन अगर यहाँ पर ये ऑप्शन इसी तरह से जैसे ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दी जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, तो उसमें देखिए इनकरेक्ट क्या होगा। क्या ये एल्डोज है, यस। कीटोज ये इनकरेक्ट होना चाहिए। पेंटोज यस, एल्डोपेंटोज यस, मोनोसेक्राइड यस। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं एक्सेप्ट कीटोज, तो फिर कीटोज हो जाएगा। और अगर हम ये कीटोज वाली टर्म यहाँ से निकाल देते हैं, इसकी जगह सपोज हम रख देते हैं ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। और अब आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस स्ट्रक्चर, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, फिर ये आंसर बन जाएगा। तो आपने बेटे ये देखो करेक्ट पूछा जा रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं और ये अक्सर मिस्टेक करवा देते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में ये मोस्ट, मस्ट, मे, अप्रोप्रिएट ऐसे वर्ड्स यूज़ हों तो थोड़े कान खड़े कर लिया करें और ज़रा गौर से उसको समझा करें। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसका आंसर किया करें। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं हम केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स के केमिकल स्ट्रक्चर, बस थोड़ा सा रह गया हमारा लेक्चर, थोड़ा सा आपने हौसला रखना है। केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेक्राइड, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये इतने खौफनाक स्ट्रक्चर्स को याद कौन रखेगा, तो आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, अभी आपको बताते हैं ट्रिक। देखो केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेक्राइड दो तरह के होते हैं। उनमें एक होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स उस वक्त शो करते हैं व्हेन दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब ये ड्राई फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उस वक्त ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में होंगे। और दूसरे इनमें रिंग चेन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और रिंग चेन स्ट्रक्चर्स ये कब शो करते हैं, व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर। व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर, उस वक्त ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से रिंग में चेंज हो जाएंगे।
और ये जो रिंग चेन स्ट्रक्चर है ये भी आपको हर मोनोसेक्राइड में नहीं मिलेगा। रिंग चेन स्ट्रक्चर्स आर कॉमन इन पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज। ये जो पेंटोजेज और हेक्सोजेज हैं ये मोनोसेक्राइड्स में मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और इन दोनों के अंदर आपको पेंटोजेज और हेक्सोजेज में रिंग चेन स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। तो इसी वजह से इन जनरल हमने मोनोसेक्राइड्स में ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स कंसिडर किए हैं। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स और रिंग चेन स्ट्रक्चर्स में फ़र्क क्या है? देखो, ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, ये वर्टिकल कन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल कन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, बट जनरली हम यूं वर्टिकली इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ आपको याद है ना कि आपने इनके अंदर वो जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो याद रखनी है कि कार्बन चेन के ऊपर एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स होंगे और तमाम कार्बन्स में से एक कार्बन के अलावा बाकी सब के ऊपर OH ग्रुप्स होंगे। एक कार्बन जिस पर OH नहीं होगा उसमें अल्डिहाइड या कीटोन होगा। मिसाल के तौर पर आपको ये कहा जाता है जैसे आप एक एल्डोपेंटोज ड्रॉ करें, ठीक है। आपको अगरचे MCQs में ड्रॉ तो नहीं करना, लेकिन वैसे मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपको मिसाल के तौर पर मैं टास्क देता हूँ कि आप एक एल्डोपेंटोज ड्रॉ करें। तो आपने बेटे सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि आपने 5 कार्बन्स की चेन, क्योंकि आपको इस टर्म के अंदर ये बात इंडिकेट हो रही है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, तो 5 कार्बन्स की आप चेन ड्रॉ कर दें। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। फिर ये चूंकि एल्डो पेंटोज है तो आप फौरन से एल्डिहाइड ग्रुप बना दें। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप में चाहे आप ऑक्सीजन को इस साइड पे शो करें, इस साइड पे शो करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी जगह पर आप एल्डिहाइड को यूं बना देते हैं, ये ऑक्सीजन इसके साथ, सॉरी ये कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन इस तरफ है और हाइड्रोजन ऐसे है, और आपके पास ये जो एल्डिहाइड नज़र आ रहा है इसमें इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन इस साइड पर है और हाइड्रोजन इधर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही अरेंजमेंट्स करेक्ट हैं। तो आपने दूसरे मरहले पर ये एल्डिहाइड ग्रुप प्लेस किया, ठीक है। तीसरे मरहले पर आपने क्या करना होता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्लेस करने होते हैं बाकी तमाम कार्बन्स पर। लेकिन ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स की पोजीशन है ना, ये पर्टिकुलर होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कहीं भी लगा दें, या आपने एल्डिहाइड वाले कार्बन पर नहीं लगानी होती, बाकी तमाम कार्बन्स पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगाने। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि राइट साइड पर लगाने या लेफ्ट। तो ये डिफरेंट मोनोसेक्राइड के अंदर आपको ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशन मिलेगी। मिसाल के तौर पर जैसे इस वक्त आपके सामने जो एग्जांपल गिवन है इसमें तमाम OH ग्रुप राइट साइड पे मौजूद हैं। तो ये वाला जो मोनोसेक्राइड है, दिस मोनोसेक्राइड इज एक्चुअली द राइबोज। इस मोनोसेक्राइड का नाम क्या है? राइबोज। राइबोज की ये स्पेसिफिकेशन है कि राइबोज एक एल्डोपेंटोज है और उसके सारे OH ग्रुप राइट साइड पर हैं। लेकिन अगर किसी भी एल्डोपेंटोज में अगर आप ये OH ग्रुप को, एक भी OH ग्रुप को आप लेफ्ट साइड पे कर देते हैं राइट के बजाय, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जस्ट हाइड्रोजन रखते हैं, ये हटा देते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर ये राइबोज नहीं रहेगा, ये कोई और इसका आइसोमर बन जाएगा, ये राइबोज नहीं रहेगा। एल्डोपेंटोज तो रहेगा लेकिन ये कोई और टाइप का एल्डोपेंटोज बन जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि OH की जो पोजीशंस हैं ये असल में उस कार्बोहाइड्रेट को पहचानने का एक जरिया है। तो आपके पास ये जितने मॉलिक्यूल्स गिवन हैं, आपने सिंपली हर मॉलिक्यूल के बारे में एक बात ये याद रखनी है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी वो एल्डोपेंटोज है, एल्डोहेक्सोज है, एल्डोट्राइओज है, कीटोपेंटोज है, या किस ग्रुप से बिलोंग करता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये फलां ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपने सिंपली याद करना है कि इसमें OH की पोजीशंस कैसी हैं। तो OH की पोजीशन याद आते ही आप फ़ौरन से उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, या अगर स्ट्रक्चर बना होगा उसको पहचान भी सकते हैं। तो देखो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स को डील करना है आपने। तो स्ट्रक्चर्स ये मुश्किल नहीं है। आप यूँ अगर रटा मारना शुरू करें ना, यूँ आँख बंद करके के ऊपर एक कार्बन था, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, फिर एक और कार्बन इधर, OH ग्रुप इधर, ऐसे करके कोई नहीं होना आपसे। ये रटा सारी उम्र मारते रहें, आप हर दफ़ा भूल जाएंगे। तो आपने बेटे ये रटा नहीं मारना, हर मॉलिक्यूल का आपने ये ग्रुप याद करना है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, और ग्रुप के साथ फिर आपने उस मॉलिक्यूल के OH की पोजीशंस को याद करें। और OH की पोजीशन में भी आपने ना लेफ़्ट वाली पोजीशन याद करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर राइबोज में बताओ कितने OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर हैं, तो आपने याद करना है कि राइबोज में कोई भी OH लेफ्ट नहीं होता, सारे राइट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको डील करेंगे।
जी बच्चों, तो उसके बाद देखिए रिंग चेन स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। अब रिंग चेन स्ट्रक्चर्स जैसे मैंने बताया कि ये पेंटोजेज और हेक्सोजेज में कॉमन है, तो ये इस तरह का ये रिंग चेन स्ट्रक्चर बनेगा। यही राइबोज मॉलिक्यूल जब रिंग में चेंज होता है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये इस तरह से रिंग में चेंज होगा। दरअसल ये जो रिंग चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये दो तरह के रिंग्स बनाते हैं। एक इसमें फ्यूरेनोज रिंग होता है, फ्यूरेनोज, एफ से फ्यूरेनोज, और एफ फॉर 5, तो ये 5 मेंबर रिंग है। आप इस तरह से याद कर लें इसको, ठीक है, 5 मेंबर। और इसके अंदर कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है वो तो इंडिकेट हो रहा है, बाकी जितने भी कॉर्नर्स हैं हर एक के ऊपर कार्बन एटम है। तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल ये 5 मेंबर रिंग फ्यूरेनोज रिंग कहलाएगा। और दूसरा रिंग स्ट्रक्चर आपको मोनोसेकेराइड में हेक्सागोनल रिंग नजर आएगा, जिसे पायरेनोज रिंग कहते हैं। पायरेनोज, एक फ्यूरेनोज रिंग और एक पायरेनोज, ये अक्सर मिक्स हो जाते हैं, कौन सा 6 मेंबर और कौन सा 5 मेंबर है। तो आप ये फ्यूरेनोज एफ से, एफ फॉर फ्यूरेनोज और एफ फॉर 5, तो इस तरह से आप इसको याद रखें। या फिर यूं भी याद कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एफ पहले आता है, पी बाद में आता है, तो फ्यूरेनोज के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स कम होंगे और पायरेनोज में ज़्यादा होंगे, तो यूं भी इसको याद रख सकते हैं। बहरहाल जो भी आपको आसान लगता है, तो इनको आपने याद रखना, मिक्स नहीं करना। तो इसके अंदर देखो कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये दो तरह के रिंग्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब देखो ये जैसे अभी हम राइबोज की बात कर रहे थे, तो राइबोज को अगर हम कन्वर्ट करते हैं रिंग के अंदर, दिस इज राइबोज लीनियर स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। जब आप इसको रिंग में कन्वर्ट करेंगे, यानी जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, तो इसमें देखिए ये कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, तो इसमें जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम है, सेकंड लास्ट कार्बन एटम इज कार्बन नंबर 4। दिस इज आल्सो नोन एज पेनल्टीमेट कार्बन, इसको पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन अभी फिलहाल आप याद रखिए, दिस इज एक्चुअली सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ अ कार्बन चेन। किसी भी कार्बन चेन का सेकंड लास्ट कार्बन पेनल्टीमेट है। बाकी इसकी जो सही डेफिनेशन है वो आगे चलकर आपको बताएंगे। तो ये जो पेनल्टीमेट कार्बन है, इस पेनल्टीमेट कार्बन का OH ग्रुप यहां से शिफ्ट हो जाएगा कार्बन 1 पर, और कार्बन 1 से आप देखिए जब ये यहां से ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहां पर क्या चेंज आएगा, यहां से आप इस तरह से देखिए कि कार्बन 1 से जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो इसका जो ऑक्सीजन होगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीजन, ये इस पेनल्टीमेट कार्बन के साथ एक लिंक बना लेगा। दोबारा देखिए कि दिस OH ग्रुप इज शिफ्टेड ऑन द कार्बन नंबर 1, ये वो OH ग्रुप है जो यहाँ से अभी ऊपर आया है, ठीक है। और जबकि इस अल्डिहाइड के ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड यहाँ से लूज करके उसको पेनल्टीमेट कार्बन के साथ बना लिया है, और इस तरह से आप देखिए कि एक रिंग फॉर्म हो गया। इस तरह का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, ये रिंग स्ट्रक्चर की फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये रिंग चेन स्ट्रक्चर की दरअसल 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह का जो रिंग चेन स्ट्रक्चर है, ये रिंग चेन की 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, और इसे क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। और ये फिशर प्रोजेक्शन के साथ आपको एक और प्रोजेक्शन यहाँ पे शो की जा रही है। दिस इज कॉल्ड हावर्ट्स प्रोजेक्शन, विच इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल, दिस इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर है। ये दोनों रिंग चेन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये दोनों रिंग चेन्स किस तरह डिफर कर रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है और ये 3 डायमेंशनल। यानी इसमें होता ये कि ये इस तरह से एक सपोज करो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस स्ट्रक्चर है, और इसमें ये जो आपको OH और H नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से मौजूद हैं, यानी OH ऊपर की तरफ और H नीचे की तरफ। फिर इसी तरह से ये दूसरी तरफ भी OH ऊपर और H नीचे, या किसी जगह पर H ऊपर और OH नीचे। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। तो ये आपने रिंग चेन स्ट्रक्चर्स के हवाले से याद रखना है। रिंग चेन स्ट्रक्चर्स के हवाले से ये 2 तरह के आइसोमर्स हम कंसिडर करते हैं। रिंग चेन स्ट्रक्चर्स में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो रिंग चेन स्ट्रक्चर्स में आप देखिए जो कार्बन 1 होता है, दोबारा यहाँ पर पीछे आते हैं हम, देखो ये जब रिंग में चेंज हुआ तो ये ऊपर चला गया यहाँ से। अब उसके बाद देखो ये कार्बन 1, तो एक्चुअली कार्बन 1 ये है, फिर कार्बन 2, कार्बन 3। तो कार्बन 1 एक्चुअली वो होता है जिसका लिंक आपको
ये कार्बन 4 के साथ नजर आ रहा होता है और दरमियान में ऑक्सीजन है। दिस इज कार्बन 1 और दिस इज कार्बन 4, यानी यहां पर ये ऑक्सीजन ने जो लिंक फॉर्म किया हुआ है कौन कौन से कार्बन के दरमियान है, 1 और 4। तो हमने 4 वाले को पेनल्टीमेट कहा था, 1 को क्या कहते हैं? एक्चुअली 1 नंबर कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन, इसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो बेटे ये देखो, ये जो एनोमेरिक कार्बन होता है ना, इस एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH की पोजीशन की बुनियाद पर आप दो तरह के मोनोसेक्राइड्स कंसिडर करेंगे। वन ऑफ देम इज कॉल्ड अल्फा मोनोसेक्राइड या अल्फा यूनिट और द अदर इज नोन एज बीटा यूनिट या बीटा मोनोसेक्राइड। फर्क क्या नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज के अंदर या अल्फा मोनोसेक्राइड के अंदर ये जो कार्बन 1 है एनोमेरिक कार्बन, उसके ऊपर OH डाउनवर्ड है, और जबकि बीटा यूनिट के अंदर इसी कार्बन 1 या एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH अपवर्ड है। तो कार्बन नंबर 1 जिसको एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं, इसके ऊपर H और OH की पोजीशन के जरिए आप ये डिटरमिन करेंगे वेदर इट इज अल्फा मोनोसेक्राइड और बीटा मोनोसेक्राइड। दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन। इस वजह से इन अल्फा और बीटा आइसोमर्स को एनोमर्स भी कहा जाता है। इनको इसी वजह से क्या कहते हैं? एनोमर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये मोनोसेक्राइड्स को यहाँ तक कंप्लीट कर पाए। तो इसके अलावा जो आगे अब टॉपिक्स हैं मोनोसेक्राइड से रिलेटेड, अभी मोनोसेक्राइड ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि आइसोमेरिज्म में हमने मज़ीद कुछ आइसोमर्स पढ़ने हैं मोनोसेक्राइड के, तो इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हम कंप्लीट करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.